इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन हो गया अच्छे से। तो एज पर डिस्कशन हमें अभी डायमेंशंस का भी डिस्कशन शुरू करना है, एंड डायमेंशंस के डिस्कशन के बाद में क्या करेंगे हम, अगेन जो 1D के कैलकुलेशंस आ रहे हैं उनसे रिलेटेड भी डिस्कशन करेंगे। ओके, सो जिनका डायमेंशंस का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एट द सेम टाइम यू कैन डू द सॉल्विंग। ठीक है, 1D की सॉल्विंग शुरू करो, जब 1D शुरू करेंगे तब फोकस करेंगे तो भी चलेगा। ठीक आहे, ज्यांना डायमेन्शन्स येतं आपल्याला काय रिक्वायर्ड नाही असं वाटतं त्यांना, आणि जिनको डायमेंशंस रिक्वायर्ड है वो बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्लियर क्लियर, चलो तो शुरू करते हैं डिस्कशन अबाउट डायमेंशंस। अब ये डायमेंशंस क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है फिजिक्स। अब ये फिजिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट लय अवघड है कि नहीं, है ना, लय ताण देतो डोक्याला, असं असतं का। ठीक है, फिजिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचर। वेरी गुड, फिजिक्स मतलब क्या है, नेचर है। फिजिक्स को पढ़ना मतलब क्या करना, नेचर को पढ़ना। ठीक है, तो बेसिकली देखो अभी डायमेंशन शुरू होगा टिल 7:30 PM, एंड 7:30 बजे के बाद में हम जो है फिर से 1D के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स मतलब नेचर को पढ़ना होता है, और नेचर को पढ़ने के लिए बेसिकली हमारे सराउंडिंग में, मतलब नेचर में जो कुछ भी प्रेजेंट है, हमारा फिजिक्स मतलब हमारे सराउंडिंग, उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एंड उन सारे कैटेगरीज को बोला जाता है एज ए फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज। अभी फिजिकल क्वांटिटीज मतलब देखो, फिजिक्स मतलब नेचर, फिजिक्स मतलब सराउंडिंग, तो सराउंडिंग में जो कुछ भी प्रेजेंट है उनको अपन फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट मतलब इसमें कैटेगराइज कर रहे हैं, तो उनको अपन फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क है, पावर है, एनर्जी, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, तो ज़्यादा बेसिक्स में नहीं जाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट हमें डिस्कस करना है। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले हमारे सराउंडिंग में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनकी हमें करनी पड़ती है मेजरमेंट, एंड वही हमारा फर्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वैसे फिजिकल वर्ड है, लेकिन फिजिकल वर्ड से कोई क्वेश्चन आते नहीं तो हम उसको डायरेक्ट स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय मेजरमेंट। टॉपिक है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो हमें पहले मेजरमेंट को समझना पड़ेगा, फिर यूनिट्स को समझेंगे, एंड एक बार यूनिट्स एंड मेजरमेंट समझ लिया उसके बाद में फिर डायमेंशंस की तरफ धीरे धीरे हमें बढ़ना है। ठीक है, तो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। राइट डाउन, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मेजरमेंट मतलब क्या होता है, इट्स ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मेजरमेंट मतलब होता है इट्स ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मतलब कि देखो क्या होता है, हम कोई भी मतलब मेजरमेंट ले रहे हैं, जैसे कि हमें लेंथ मेजर करनी है। फॉर एग्जांपल ये स्टैंड है, यहाँ पे इस स्टैंड की लेंथ हमें मेजर करनी है। कैसे मेजर करेंगे, बघितलं सांगता येईल का, सांगता येईल बट ॲक्युरेट नाही सांगता येणार। ठीक है ना, तो बघत त्याला काही म्हणू शकतो, 2 फूट 2.5 फूट है कि नहीं, तो वैसे नहीं चलेगा। तो मेजर करना है मतलब क्या करना पड़ेगा हमें क्या करना पड़ेगा, एक मीटर स्केल लेके आना पड़ेगा, मीटर स्केल इसके पैरेलल में रखना पड़ेगा, और मीटर स्केल के कितने टाइम्स ये स्टैंड की लेंथ है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर ये स्टैंड की लेंथ मीटर स्केल के 2 टाइम्स है तो हम क्या बोलेंगे, इसकी हाइट कितनी है, 2 मीटर है। उसी तरह से अगर डोर की हाइट मेजर करनी है, फिर से हमने मीटर स्केल रख दी, और मीटर स्केल के अगर वो 2.5 टाइम्स है, मतलब वहां पे क्या हो गया, डोर की हाइट 2.5 मीटर हो गई। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हाइट की मेजरमेंट कर रहे हैं। एक्चुअल में मेजरमेंट किया मतलब हमने क्या किया, कंपैरिजन किया। समझ में आ रहा है, तो मेजरमेंट मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। लेकिन ये कंपेयर करने के लिए कंपलसरी रिक्वायरमेंट होती है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, यूनिट्स की, एंड इस यूनिट्स को बोला जाता है एज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड। सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, कंपेयर करेंगे मतलब किससे करेंगे, कुछ ना कुछ रेफरेंस होना चाहिए ना। जैसे अभी मीटर स्केल रखी थी तो उसके कंपैरिजन में हमने बोला 2 टाइम्स से, 2.5 टाइम्स से। तो इस तरह से फिजिक्स में जब भी मेजरमेंट होती है, इस मेजरमेंट की प्रोसेस में हमें एक रेफरेंस स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होता है। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज, राइट डाउन यूनिट, रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड, रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, reference standard used for the process of measurement.
रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एज यूनिट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये हमारा टॉपिक था। यूनिट भी क्लियर हो गया, मेजरमेंट भी क्लियर हो गया, है ना। यूनिट का मतलब जो रेफरेंस स्टैंडर्ड हम लेंगे जिसके साथ कंपेयर करना है। तो हमने क्या किया है, जो भी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनका यूनिट पहले से बना के रखा है। जैसे कि लेंथ को मेजर करना है हम उसको मीटर में ही मेजर करते, मास को मेजर करना है हम उसको किलोग्राम में ही मेजर करते। तो किलोग्राम क्या हो गया, मास का यूनिट हो गया। यूनिट हो गया मतलब क्या हो गया, रेफरेंस स्टैंडर्ड हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे लेंथ के बारे में अपन करते थे, मास मेजर करते टाइम हम वही करते हैं, है ना। साकर घ्यायला गेलो, वेइंग स्केल होती है, फिजिकल बैलेंस, एक साइड में 1 kg रखते हैं, दूसरे साइड में शुगर ऐड करते जाते हैं। अगर दोनों बैलेंस हो गए तो हमने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर किया। वेरी गुड। कंपेयर किया मतलब क्या किया, मेजर किया। मेजर कब कर सकते हैं, अगर इधर 1 किलो है तो, नहीं तो गावाकडे असतं ना एखादं जुनं दुकान दगड ठेवतो तो, हा 1 किलोचा दगड आहे, समझ में आ रहा है ना। तो वो अपना खुद का रेफरेंस स्टैंडर्ड बना के लेके आता है। तसं चालत नहीं, इलीगल है, त्यावर केस होऊ शकते। बट इन जनरल क्या होता है, ये रेफरेंस स्टैंडर्ड जो है वो हमने डिसाइड किए होते हैं। समझ में आ रहा है। फिर रेफरेंस स्टैंडर्ड, यूनिट क्या है, मेजरमेंट क्या है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें आगे फिजिक्स पढ़ना है। तो कंडीशन ये है देखो कि हम फिजिक्स पढ़ने वाले, पहले से क्लियर कर लो फिजिक्स का मतलब क्या होता है। बेसिकली ये ग्रीक वर्ड है, फिजिक्स इंग्लिश वर्ड नहीं है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन नेचर है। म्हणजे ऍक्च्युअल मध्ये आपला सब्जेक्ट फिजिक्स नाहीच आहे, कुठला आहे, नेचर है। तो इससे होता क्या है देखो, नेचर में जो कुछ भी है, अब नेचर में क्या क्या है, पहले जो दिखता है वो सब कुछ है, जो नहीं दिखता वो भी है। समझला ना, भिंत, फैन, लाइट, ट्यूब, है ना, भारी भारी सगळं काही। एंड जो नहीं दिख रहा है मतलब एयर भी रूम में, समझ में आ रहा है, उसको भी पढ़ना है। जो टेंजेबल है अपन टच कर सकते हैं, जो इनटेंजेबल है, हवा आहे पण टच करू शकतो का, हवा करू शकतो पण टच नहीं करू शकत, है ना। मतलब टेंजेबल है, इनटेंजेबल है, उसको भी पढ़ना है। जो विजिबल है, इनविजिबल है, उसको भी पढ़ना है। उसके साथ जो बायोटिक है, मतलब जन्माला येतात आणि जातात, एज वेल एज जो अबायोटिक है, आले नीतच थांबले, मतलब तुम्हारा जो बायोलॉजी होता है उसमें सिर्फ आपको बायोटिक्स पार्ट पढ़ना है, एनिमल अँड प्लांट्स, बरोबर। ते सोडून बाकी काही स्टडी नाही करायचं। इथं आपल्याला बायोटिक भी करना है, अबायोटिक भी करना है, कळालं ना। जो जिंदा आहे उनको भी, हां कुठं तरी लागत असेल एखादं, है ना। फॉसिल्स बॉडीमध्ये कुठले कुठले असतात, है ना। गोल्ड किती आहे, ॲल्युमिनियम किती आहे, प्लॅटिनम किती आहे, असतं बॉडीमध्ये, असलं तर चांगली गोष्ट आहे ना। कॅल्शियम, पोटॅशियम तर असतंच, गोल्ड पण असतं, चांगली गोष्ट है, ठीक है, काढून घ्या बाहर। तो बेसिकली मतलब फिजिक्स का स्कोप मैं आपको बोल रहा हूँ कि फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, जो टेंजेबल है, इनटेंजेबल है, विजिबल है, इनविजिबल है, देन बायोटिक आहे, अबायोटिक आहे, म्हणजे जे आहे आणि जे नाही ते सगळंच आपल्याला स्टडी करायचं आहे। त्यामुळे आपला सब्जेक्ट खूप सोपा है, कळतं ना। आपकी जो बायोलॉजी है जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा है नीट में, उसमें सिर्फ बायोटिक एंड रिलेटेड पार्ट का डिस्कशन करना होता है। तो ये सारी बातें हमें पढ़नी है, मतलब हमें क्या करना है, ओवरऑल नेचर को पढ़ना है, मतलब हमारा फिजिक्स पढ़ना है। क्लियर है। तो फिजिक्स पढ़ते टाइम हम हमारे नेचर को, सराउंडिंग को समझते हैं। फिजिक्स जो है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन नेचर होता है, संस्कृत में उसकी मीनिंग भौतिकी होती है। भौतिकी मतलब परत तेच सराउंडिंग, उसको इंग्लिश वर्ड और एक है फिजिक। फिजिक मतलब हमारा सराउंडिंग, फिजिक्स मतलब वही सराउंडिंग या फिर नेचर। बट ये नेचर हमें पढ़ना है, नेचर हमें समझना है। एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूच्या अकॉर्डिंग आपण प्रिपरेशन करणारच आहे, बट हे रोज डोक्यात ठेवा, आपण फिजिक्स स्टडी करतोय म्हणजे नेचर स्टडी करतोय, बरं वाटेल जरा। नाही तर रोज तेच कायनेमॅटिकल इक्वेशन, स्पीड, गाडी आली, गाडी गेली, मागून पळत आला, पुढं पळत आला, डोकं पागल होत चाललं आहे का नाही। कुठे इंटिग्रेट करायचं, कुठे डिफरेंशिएट करायचं, शिकारी आला की उडून जातो, नाही उडून जायचं, सारा घोड़ात घोड़ है, ठीक है। लेकिन ये क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमें नेचर को पढ़ना है। लेकिन नेचर को पढ़ते टाइम प्रॉब्लम क्या है, म्हणजे फिजिक्स अवघड का, बायो सोपं का, इसका रीज़न वही है, बायो खूप भारी सब्जेक्ट आहे, मी त्याला अंडर एस्टिमेट करत नाही। नीटमध्ये 360 मार्क्स आहे, त्यामुळे तो करावाच लागणार आहे। मी ॲडमिशन घेताना प्रत्येकाला तेच सांगतो की फिजिक्समध्ये 100 120 क्रॉस झालं की MBBSला नंबर लागतो, फक्त खाली स्टार मार्क है ना। बायो 330 प्लस, केमिस्ट्री 150 प्लस, हे घ्यावेच लगतील। एंड अगर बायो केमिस्ट्री में उतने मार्क्स आ रहे तभी फिजिक्स पढ़ने में मीनिंग है। अगर बायो केमिस्ट्री में नहीं हो रहा है तो फिजिक्स फिर छोड़ ही दो। समझ में आ रहा है ना। पहले फिजिक्स करेंगे क्योंकि इसको करने के लिए 60% टाइम लगता है, तरी पण डोक्यात चक्करच फोड़तो, कळालं ना। बट ये भी उतना ही मतलब ट्रूथ है कि जब तक नहीं करेंगे फिजिक्स तब तक कुछ नहीं होगा। फिर बायो आउट ऑफ ले लो, केमिस्ट्री भी स्कोर कर लो आउट ऑफ, फिर भी नंबर नहीं लगेगा जब तक फिजिक्स में मार्क्स नहीं आएंगे तब तक। म्हणजे ज्यांना ठरवले की आपल्याला करायचं त्यांना हे करावंच लागणार आहे, आणि जे तळ्यात मळ्यात आहेत त्यांनी नाही केलं तरी चालेल, कळालं ना। कारण बायो केमिस्ट्री
ओवरऑल सबको समझ में भी आता है, इजी भी है, लेकिन फिजिक्स की सिच्युएशन उस तरह से नहीं है, लेकिन इसको ऑप्शन नाही आहे. आज तर कोणीच घेतलं नसतं, आम्हाला घरी जावं लागलं असतं, कळलं ना. फिजिक्स जर ऑप्शन चुकून दिला असतं मॅथसारखं, नीट वालों के लिए फिजिक्स नहीं, बायो केमिस्ट्री, बायो कंपल्सरी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों में से एक लेना है. 99% लोगों ने केमिस्ट्री लिया होता, 1% आगाऊ घेतला असतं, फिजिक्स सोडून दिला असतं, ठीक है ना. इसलिए उन्होंने मतलब फिजिक्स कंपल्सरी रखा है, इसको ऑप्शन नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा. सोपा आहे असं मी कधीच म्हणणार नाही, बट सोप्या गोष्टी करून पण काय है कि नहीं. आता यूनिट टेस्ट में आप देख रहे होंगे, सब तरफ क्लासेस लगाए हैं. बायो में जो स्कोर आता है 250 पडले आउट ऑफ 360, लय भारी वाटतं का. विशेष नाही, आज आवाज आली आपली, काउंटिंगमध्ये पण नसतात तुम्ही, शेवटून तिसरा चौथा रँक असतो तुमचा, बरोबर आहे की नाही. बट 330, 340, 350, 355 नंबर ऑफ होते. आपल्याकडं 150 क्रॉस केलं की लगेच टाळ्या भेटतात, बरोबर आहे की नाही, गिफ्ट भेटतं. हा डिफरन्स आहे, लक्षात येतोय ना. मग ॲव्हरेज गोष्टी सगळेच करतात, त्यात करण्यात काही मिनिंग नाही आहे. बट जे सगळ्यांना येत नाही त्यात तुमच्या लक्षात येईल. आता थोड्या दिवसानंतर ऑफलाईन सुरू झालं आहे, अजून एक 15-20 डेज झाले की ज्यांना फिजिक्स येतं ते जमिनीवर नाही चालत, हवेत चालतात, कळालं ना. कारण एक समाज असा बनलेला असतो 90-95% ज्यांना फिजिक्स काहीच कळत नाही, फिजिक्सबद्दल रडत असतात, त्यांनी फिजिक्स सोडून दिलं असतं, ते तुमच्या कॉम्पिटिशनच्या ऑलरेडी बाहेर आहे, कळालं ना. उरलेले 5% असतात यांचीच हवा असते, कळालं. कारण बाकी सब्जेक्ट सगळ्यांना येतात व्यवस्थित, त्यामुळं हे सोपं आहे हे मी सांगत नाही, बट हे करावंच लागणार आहे. आणि करायला खूप अवघड आहे का, खरंच अवघड आहे. कधीपर्यंत, जोपर्यंत आपल्याला येत नाही तोपर्यंत. एकदा जैसे कि डायमेंशंस अभी शुरू होगा, जिन्होंने पहले किया ही नहीं है, स्टार्ट में उनकी कंडिशन भी सेम होने वाली है. काय ते MLT, काय ते 1, काय ते 0, कुठून -1 आला, किती फॉर्म्युले पाठ करावं, एवढ्यात बायोचे 2 टॉपिक झाले असते. लेकिन एक बार ये टॉपिक हो गया, फिर जब खत्म होता है टॉपिक एंड टेस्ट में मार्क्स आने लगते तेव्हा असं वाटतं अरे यासारखा सोपा टॉपिकच नव्हता. हर बार ये फील होगा आपको. मतलब लाइफ में कोई भी चीज़ है करने से पहले डिफिकल्ट है, एक बार कर दी तो एकदम सिंपल होता है, ठीक है. तो शुरू करते टाइम एकदम मेंटली क्लियर हो जाओ कि हे करायचंच आहे, ऑप्शन नहीं है. म्हणजे एक जस्ट एग्जांपल बोलता हूँ, होता क्या है देखो, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमॅन म्हणजे करोडोमध्ये इन्कम आहे त्याचा. बट झालं काय, त्याची एक MNC सोबत, इंटरनेशनल कंपनी सोबत एक डील है, मीटिंग है उसकी, और वो एट द मोमेंट औरंगाबाद में है. और उसको जो मीटिंग थी उसकी वो नेक्स्ट वीक थी, लेकिन इमर्जन्सी उसको फोन कॉल आता है की आपली मीटिंग प्रीपोन झाली आहे आणि तुम्हाला उद्या संध्याकाळपर्यंतच दिल्लीला यावं लागतं, बरोबर. मग हा काय करतो, लगेच बाकी सगळे प्लॅन कॅन्सल करतो आणि लगेच एरोप्लेन तिकीट बुक करायला जातो. बट अनफॉर्च्युनेटली सगळे तिकीट बुक झाले असतात, त्याला एरोप्लेनचं तिकीटच भेटत नाही. मग तो प्रायव्हेट कॅब करायचं ठरवतो, बट अनफॉर्च्युनेटली त्याला कॅब टायमावर अवेलेबलच होत नाही. मग सेकंड थर्ड लास्ट ऑप्शन त्याच्याकडे राहतं की ट्रेनचं तिकीट बुक करून दिल्लीला जायचं आहे. मग तो ट्रेनचं तिकीट बुक करतो, पण ट्रेनचं तिकीटच भेटत नाही. मग त्याकडे ऑप्शन एकच उरतो, ट्रेनमध्ये एक जनरल डब्बा असतो, जनरल, कळालं ना, डब्बा असतो, तर त्याच्यामध्ये त्याला जायची वेळ येते. एकदम 3 पीस सूट बूट, कोट टाय, बॅग एकदम भारी है ना, शूज, रोलेक्स वॉच वगैरे, गॉगल वगैरे, एकदम हवा करत करत जातो आणि जनरल डब्यात घुसतो. कोणी गेले का ट्रेनमध्ये जनरल डब्यात, जा एकदा, नंतर भारी वाटतं, ठीक है ना. मतलब वहाँ पे सिचुएशन ऐसी होती है, पाय ठेवायला जागा नसते, कळालं, आणि सगळे विना टिकट प्रवास करणार आहे, ठीक है. मतलब समझ सकते हैं आप सिचुएशन क्या हो सकती है. लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है ना, करोड़ों की डील है, मीटिंग में जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. तो अभी वो जनरल डब्बे में घुस गया. अभी उसके पास 2 ऑप्शन है, एक तर डोकं खराब करायचं, याला त्याला शिवाय देत काय नालायक लोक, अशाने तिकीट नाही काढलं, बसायला जागा नाही, उभं नाही, दिल्लीपर्यंत उभं राहायचं, काय होईल माझं काय नाही, डोकं खराब करून घ्यायचं, स्वतः मानसिक त्रास घ्यायचा, बाकीच्यांना द्यायचा, भांडणं करायचे, टोले खायचे, कपडे बिपडे फाडून घ्यायचे, है ना. जनरल डब्यामध्ये कोणाला काही बोललं धरून जाणार आहेत ते. उसके पास ये ऑप्शन है, बराबर है. लेकिन उसके पास और एक ऑप्शन है की मी करोडपती आहे, मला लाईफमध्ये ठरवलं तरी पण जनरल डब्याने परत प्रवासच करता नाही येणार. मग ही जी जनरल डब्यामध्ये ट्रॅव्हल करणारे लोक आहे यांची लाईफ कशी आहे ती जर आपण समजावून घेतली तर, है ना, ब्लेझर काढून गुंडाळून बॅगमध्ये ठेवून दिलं, है ना, लगेच जमिनीवर तो खाली बसला, लोकांसोबत गप्पा मारायला लागला, तुम्ही काय करता वगैरे, त्यांच्यासोबत आयडिया इंटरचेंज करायला लागला, है ना, गाणे वगैरे बाकी सगळ्या गोष्टीमध्ये इन्व्हॉल्व झाला, त्याला कळणार पण नाही दिल्ली कधी आली, कळालं. दोन्ही सिच्युएशनच्या एंडला जेव्हा तो मीटिंगमध्ये जाणार आहे, कुठल्या परफॉर्मन्स नंतर तो बेटर फील करेल, फर्स्ट और सेकंड, डिसिजन इज युअर्स. करावं तर लागणार आहे, ऑप्शन नाही आहे. मग ताण देऊन काय ते फिजिक्सचे सर सकाळ संध्याकाळ दुपार कामं धंदेने आम्हाला बोलवता, सायकलीवर येऊ परेशान, किती ते सकाळी वेलॉसिटी, दुपारी ॲक्सेलरेशन, संध्याकाळी टाईम, हे करायचं. किंवा एक वेगळा नजरिया म्हणतो ना आपण, हो बनवायचा की नेचर के जो सिक्रेट है वो हमें यहाँ पे समझ में आने वाले,
वो हम पढ़ने वाले, ठीक आहे ना. इसलिए इस अँगल से अगर देखेंगे, आणि हे आता नाही जाणवणार तुम्हाला. माझं पण असंच झालं होतं. माझी इंजिनिअरिंग झाली आहे, इंजिनिअरिंगमध्ये 50 सब्जेक्ट पास झालो आहे, आणि त्यानंतर मला असं कळालं की जे नॉलेज मला 11-12मध्ये फिजिक्समधून मिळालं होतं, इंजिनिअरिंगच्या अख्ख्या 50 सब्जेक्टमध्ये नाही मिळालं. फुल ऑफ कंटेंट आहे. एका कन्सेप्टवर तुम्ही किती पण विचार करा, कळालं ना. प्रत्येक वेळी नवीन विचार करायला घेतलं, नवीन ॲप्लिकेशन, नवीन एक्झाम्पल कळतात आपल्याला. हे एवढं भारी याचं विश्व. बट आपल्याला एवढा वेळ नाही एवढ्या भारी विश्वात घुसायचं. बट आपल्याला जेवढं रिलेटेड आहे, एग्जाम रिलेटेड जितना इंपॉर्टंट है उतना फोकस करना है. बट नजरिया चेंज करो, माइंडसेट चेंज करो फिजिक्स से, है ना. नाही म्हणून करायचं आहे. आणि बरेच जण येतात, सर 70-80 पडले पाहिजे नावाला, ते गेलेत, त्यांना 10-20 पण पडत नाही. कळालं ना. करना है, 100% डिवोशन दो. मार्क्स जितने आएंगे उतने आएंगे, बाद में देखा जाएगा. बट ये जो जर्नी है वो भी एंजॉय करनी पड़ेगी साइमल्टेनियसली. तो क्लियर है, फिजिक्स पढ़ना है मतलब क्या पढ़ना है, नेचर पढ़ना है. देखो हम जब से डिस्कशन शुरू कर दिए, जो भी कन्सेप्ट आपण पढ़ते हैं ये नेचर की कन्सेप्ट आहे. कुठे गेलो का आपण, सेल, त्याच्यामध्ये काय असतो, सेल मेम्ब्रेन, हे घेणदेन नाही. गाडी रोडवर दिसते, बरोबर नाही. 7 हिल, बाबा पेट्रोल पंप, क्रांति चौक, लाइट झाला ग्रेविटेशन में, अर्थ, मून, मतलब जो हमारी सराउंडिंग एक्चुअल में एग्जिस्ट है उनका डिस्कशन चल रहा है. समझ में आ रहा है. तो फिजिक्स मतलब क्या है, सराउंडिंग. फिजिक्स मतलब क्या है, नेचर. और इस नेचर को हमें पढ़ना है. लेकिन नेचर को पढ़ते टाइम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम कौन सा है, आपण नेचरला काही क्वेश्चन विचारू शकत नाही, कसं काय झालं म्हणून. समझला ना. तो इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसलिए ह्यूमन बीइंग ने, मतलब हमने एक स्ट्रेटेजी डेवलप की है. हम बाय ऑब्जर्वेशन नेचर को समझते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एच.सी. वर्मा का एग्जाम्पल है, मेरा नहीं, उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एक चेस गेम है और 2 प्लेयर चेस गेम खेल रहे हैं और हम उनके बाजू में बैठे. आपल्याला गेम तर शिकायचा आहे, बट आपण कम्युनिकेट नहीं कर सकत, उनसे पूछ नहीं सकते कि कस काय खेळतो म्हणून, कस काय होतं म्हणून. लेकिन ऑब्जर्व करके देख सकते हैं क्या, समझ सकते हैं क्या, यस नो, समझ सकते हैं, कन्फर्म. फिजिक्स में भी वही है. आपल्याला काही समजावून घ्यायचं नाही, आपलं काम एवढंच आहे. 1000-2000 ईयर्स से जो लोग देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, उनका जो ऑब्जर्वेशन था उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा है, हमें उसको बस समझना है. और ये फिजिक्स ऐसे डेवलप होता गया है, समझ लो. तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि नेचर में हमें कोई भी चीज़ समझनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो भी प्रेजेंट है उसको डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं और उसको फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे हैं. अब ये फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते टाइम हमें एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ हर बार कंपेयर करना पड़ता है. मतलब हमें क्या करनी पड़ती है, मेजरमेंट करनी पड़ती है. मेजरमेंट मतलब क्या है, प्रूफ ऑफ कंपैरिजन. ये कंपैरिजन करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होगी, यूनिट्स की होगी. तो इसलिए हम फिजिक्स का पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट. क्लियर हो गया सबको. अब देखो हुआ क्या है कि ह्यूमन हिस्ट्री में एज पर रिक्वायरमेंट हमने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव किया है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल था जिसने सबसे पहले मैकेनिक्स की कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था. जैसे वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, यहाँ तक उसका एक्सप्लेनेशन था. लेकिन वेलोसिटी भी चेंज होती है एंड चेंज होने वाली वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट होती है. ये बात गैलीलियो एक्सप्लेन करके एक्सेलरेशन को इंट्रोड्यूस करता है. देन बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए बॉडी के ऊपर फोर्स को इंपार्ट करना रिक्वायर्ड है, ये न्यूटन आगे के एक्सप्लेन करता है. मतलब ऐसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री है जिसमें हमने, मतलब ह्यूमन बीइंग ने एज पर रिक्वायरमेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव किया है. समझ में आ रहा है ना. तो एक फिजिकल क्वांटिटी डिराइव कर ली तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्वांटिटी के साथ उसका यूनिट बनाना पड़ेगा. क्या बनाना पड़ेगा, यूनिट बनाना पड़ेगा. तो पहले क्या होता था, जिनकी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट थी, नई नई फिजिकल क्वांटिटी डिराइव होती थी और वो यूनिट बनाते जाते थे. लेकिन हिस्ट्री में सबसे पहले कार्ल फ्रेडरिक गॉस बोल के एक साइंटिस्ट था जिसने बोला था कि सब लोग क्या करेंगे, लेंथ, मास एंड टाइम, ये 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे. क्योंकि किसी भी चीज़ में जा रहा है, आपको कुछ भी पढ़ना है तो इनकी रिक्वायरमेंट होती है. एंड इनके जो यूनिट्स होंगे उनको बोल देंगे आप यूनिट सिस्टम. जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले इनका फॉलो किया था यूके ने. यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम. तो उन्होंने क्या किया, लेंथ को मेजर करना स्टार्ट किया फुट में, मास को पाउंड में एंड टाइम को, और उन्होंने खुद की यूनिट सिस्टम लॉन्च कर दी एफपीएस. उसके बाद में फेमस हो गई सिस्टम यूएसए की, जिन्होंने लेंथ को मेजर किया मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, और इनकी सिस्टम बन गई एमकेएस. एंड इसी टाइम पे और एक सिस्टम फेमस थी, दैट इज सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड. तो इस तरह से वर्ल्ड में पहले 3 सिस्टम ऑफ यूनिट थी जो बहुत ज्यादा फेमस थी. ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट. सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देयर आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स. कौन सी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नहीं 3 ही है. FPS, MKS and CGS. FPS, MKS and CGS. FPS, MKS and CGS.
ऐसे 3 सिस्टम ऑफ यूनिट चलती आ रही थी 200-300 साल तक, कोई प्रॉब्लम नहीं था. लेकिन उसी बीच क्या हो गया, हिटलर फॉर्ममध्ये आला, सेकंड वर्ल्ड वॉर झालं, अँड सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूनो की इस्टेब्लिशमेंट हो गई. यूनो, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिनका काम था पूरे वर्ल्ड में शांतता मेंटेन करना, पीस मेंटेन करना. तो उन्होंने क्या किया, पीस मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस किया ग्लोबलाइजेशन पे. अब ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, टेस्ला कार है ना, उसको डिज़ाइन करने वाला कौन है, इलॉन मस्क है. इलॉन मस्क डिज़ाइन करता है फ्रॉम यूएस और उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है चाइना में, एंड अभी जाके सेल करेगा इंडिया में. मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, देखो इलॉन मस्क को इंडिया के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया वाले परचेस नहीं करेंगे तो उसकी कार नहीं चलेगी. चाइना के ऊपर भी उसको डिपेंड होना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी. फिर चाइना को भी मस्क के ऊपर मतलब यूएसए के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा. वो अगर डिज़ाइन नहीं देगा तो ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, मैन पावर को जॉब नहीं मिलेगा. एंड इंडिया में अगर कार सेल नहीं होगी तो फिर से उनको प्रॉब्लेम क्रिएट होगा, एंड आपण लाईक फॉर्ममध्ये आलो तो आपल्याला कारच नाही भेटणार. इसका मतलब क्या हो गया, सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए. समझ में आ रहा है. और इसी डिपेंडेंसी की वजह से जो वर्ल्ड में वॉर की स्ट्रेटेजी थी वो कम हो गई, एंड पूरा वर्ल्ड जो था मतलब एक प्लेटफॉर्म बन गया, मार्केट बन गया, और उसके वजह से पीस मेंटेन हो गया. इसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन. क्लियर है. जैसे किंग जोंग यूंग, मालूम है नॉर्थ कोरिया का किंग था, किंग जोंग यू है. ऐकल विकल एखादी मिसाईल सोडलं, डेंजर मनुष्य तो, ठीक है ना, बघितलाय ना. तो उसने क्या किया था, ऐसे ही न्यूक्लियर वेपन की टेस्ट की थी, और उस न्यूक्लियर वेपन को मतलब यूएन ने बोला था कि नहीं करना है, लेकिन फिर भी उसने की थी. तो उसके बाद जो इंटरनेशनल उस पूरी कमेटी थी उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन मतलब उन्होंने लगाए थे, उसके बाद में 2020 के स्टार्ट में नॉर्थ कोरिया की सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उसको उसके लोग जो है कंट्री के पूरे, उनका कंपल्सरी ब्लड निकाल के वो बेचना पड़ा था. कारण कोणी काही घेतही नव्हतं देतही नव्हतं, म्हणून त्यांनी ब्लॅक मार्केटमध्ये रक्त विकलं असं म्हणतात. मतलब ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है. कोई अगर सुनेगा नहीं तो उसको ये मतलब इम्पैक्ट उसके ऊपर होने वाला है. ठीक है. लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन जब हो रहा था तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, एंड प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस 3 सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस. क्यों ऐसे, उसका रीजन ये था, जैसे कि फॉर एग्जांपल चौक है. अब ये चौक सपोज यूके वाले बनाते हैं, यूएस वालों को परचेस करना है, एंड हम ट्रेड कर रहे हैं. मतलब यूएस वाले हमको बोलेंगे कि चौक चाहिए, लेकिन उनके पास सिर्फ मीटर चलता है. अप्रोक्सीमेट कंसीडर करो, इसकी लेंथ जो है वो 0.1 मीटर है. कितनी है, 0.1 मीटर है. हमने क्या किया, यूके वालों को बोल दिया कि 0.1 मीटर का चौक मैन्युफैक्चर करके दो, लेकिन यूके वालों को मीटर मालूम ही नहीं है, उनके पास क्या चलता है, फुट चलता है. तो वो क्या करेंगे, 0.1 फुट का मतलब इतना सा चौक बना के देंगे, ये ले लो. क्या होगा, यूएस वाले फेकून देतील, परचेस करतील का, मतलब आपलंही नुकसान, यूएसचंही नुकसान, यूके तर संपलाच, विषयच नहीं रहा त्याचा. इस तरह से ये ग्लोबलाइजेशन का ट्रेड जो था वो ब्रेक हो रहा था. क्यों, ये यूनिट के सिस्टम की वजह से. इसलिए 15 अक्टूबर 1957 में यूनो ने वेट एंड मेजर कमेटी बोल के एक अलग कमेटी इस्टेब्लिश की, एंड उनको एक टास्क दिया था कि आपको पूरे वर्ल्ड के लिए एक सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट बनानी है. और 1971 के एंड में ये वेट एंड मेजर कमेटी यहाँ पे अपना पेपर पब्लिश करती है, कंक्लूड करती है कि अभी पूरा जो वर्ल्ड होगा एक सिंगल सिस्टम फॉलो करेगा, जिसको बोला जाएगा एसआई सिस्टम. एसआई का मीनिंग है, एक्चुअल में क्या है, देखो ये फ्रांस में हुआ था, फ्रेंच वर्ड है सिस्टम द इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, उसका एब्रिवेशन एसआई लिया गया, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. एखाद्याला वाटल इंटरनेशनल सिस्टम आईएस पाहिजे, एसआई का है ना, एब्रिवेशन किसका है, सिस्टम द इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है तेच झालं सिस्टम द इंटरनेशनल का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसलिए उसको बोला जाता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट. याच्यानंतर आपलं जीवन सगळं या एसआई मध्येच फिरणार आहे. कळालं ना. कोई भी क्वेश्चन में डेटा दिया जाता है, हमारा काम होगा जो भी सिस्टम दी है उसको एसआई में कन्वर्ट करना. जसं सकाळीच किलोमीटर पर आवरनी पळणाऱ्या गाड्या आपण मीटर पर सेकंड मध्ये कन्वर्ट करतो. कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके. ठीक है. आगे जाएंगे तो हमें बहुत बार डेटा जो है वो सेंटीमीटर में दिया जाएगा. हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को हटा के -2 लेके आएंगे, वो मीटर बन जाएगा. कुछ पर्टिकुलर केसेस में मिलीमीटर में डेटा दिया जाएगा, हम उसको हटा के -3 लेके आएंगे, वो मीटर बन जाएगा. अगर माइक्रोमीटर दिया गया है तो उसको हटा के -6 लेके आएंगे, वो मीटर बन जाएगा. अगर आपको नैनोमीटर दिया है तो
इसको हटा के 10 की पावर -9 बनेगी. अगर पिकोमीटर दिया है तो ये -12 बनेगा. आणि कधी कधी किलोमीटर पण दिलेला असेल, उसको हटा के हम 10 की पावर 3 लेके आएंगे. ये लेंथ का कन्वर्जन बोला है. ऐसे हर एक फिजिकल क्वांटिटी की जो भी सिस्टम आपको दी जाएगी, हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कंपल्सरी उसको एसआई में कन्वर्ट करना पडेगा. का? कारण असं ठरलंय 1971 पासून कि इसके बाद में फिजिक्स का जो भी डिस्कशन होगा वो अकॉर्डिंग टू एसआई होगा. एसआई मतलब सिस्टम द इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. प्रिंट काढले का? ठीक है, क्लियर है. फिर एसआई क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या है. तो बेसिकली इस एसआई ने क्या बोला था कि आप जब अभी फिजिक्स पढ़ेंगे आगे, तो फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज आने वाली है, इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. क्या करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट आता है जिनको बोला जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज. राइट डाउन, फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज. अब फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब एकदम फंडामेंटल है, बेसिक है, बिल्डिंग ब्लॉक है, जिसके ऊपर हमारा पूरा फिजिक्स खड़ा है. मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ के फिजिक्स में हम कुछ पढ़ने ही नहीं वाले. पूरा जो डिस्कशन होगा नेक्स्ट 8 to 10 मंथ में, वो पूरा का पूरा डिपेंड रहेगा इस फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर. ठीक है, तो पहले इसको डिफाइन कर लो. फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब द फिजिकल क्वांटिटीज which do not depends upon any other quantity. ली बेटा, तू लिहित असलं तरी पण लिही. The physical quantities which do not depends upon any other quantity for its measurement. The physical quantities which do not depends upon any other quantity for its measurement. The physical quantities which do not depends upon any other quantity for its measurement. मतलब क्या है? देखो, इनकी मेजरमेंट करते टाइम मतलब कंपेयर करते टाइम कोणासोबत देणं घेणंच नाही आहे. ठीक आहे, जैसे फॉर एक्झाम्पल स्टँड की लेंथ मेजर करनी थी, आपण टाइम बघितला का? किती वेळ लागला मोजायला? काही फरक पडणार आहे का? कोण 5 मिनटं मोजली, कोण 15 मिनटं मोजली, काही फरक पडणार आहे का? या फिर उसका वेट रिक्वायर्ड होता, मास कितना है, फिर उसके बाद लेंथ मेजर करेंगे, कोई फर्क पड़ता नहीं, इंडिपेंडेंट है. डायरेक्ट रीडिंग अपन अगर ले सकते हैं तो वो बनती है फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें यूज करनी है. राइट डाउन, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, then amount of substance, then luminous intensity. तो ये दोनों क्वांटिटी के ऊपर हमें कुछ भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है. अभी बस इंट्रोड्यूस करते टाइम लिख के रखो, प्रिपेयर करो, बाकी इसका हमें ज़्यादा यूज ही नहीं करना है. ठीक है, एक दो टॉपिक में, एक दो कंसेप्ट में बस रिक्वायर्ड होगी, तब का तब देख लेंगे, बाकी उसके ऊपर हमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है. ठीक है, तो वंस अगेन देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. कौन सी होती है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. हो गया, फिर से एक बार. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. चलेगा? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस. हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करना है हमें आगे जाके, तो हमने क्या किया? इनको यूनिट भी बना दिए, और इनके यूनिट को फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट है इसलिए बोला जाएगा, वेरी गुड, फंडामेंटल यूनिट्स. क्या बोला जाएगा? फंडामेंटल यूनिट्स. तो लेंथ का फंडामेंटल यूनिट बन गया, मास का किलोग्राम, टाइम का टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला. तो ये हो गए फंडामेंटल यूनिट्स. तो बोलो, लेंथ का यूनिट मास, मीटर, मास का टाइम, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का, इलेक्ट्रिक करंट का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का. वेरी गुड. फिर से एक बार, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. यस, यूनिट लेंथ का, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हो गया. फिर परत एकदा, देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, यूनिट्स. लेंथ का यूनिट मास, मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. वेरी गुड. ठीक है, हो जाएगा प्रिपेयर. अभी देखो क्या है कि इस टॉपिक में हमें जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो बेस्ड ऑन मैक्सिमम टाइम, एक तो डायमेंशन रिलेटेड आते हैं, नहीं तो एरर रिलेटेड आते हैं. तो हमारा टॉपिक का पहले जो 60% डिस्कशन चलेगा वो डायमेंशंस के अबाउट चलेगा. इसलिए हम डायमेंशंस में कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं. इसलिए हमने यहाँ पे डिसाइड किया है अगर कहीं पे लेंथ आ रही है तो हम पूरा LENGTH ऐसे नहीं लिखते बैठेंगे. हम क्या करेंगे, सिर्फ L लिखेंगे. L का मतलब लेंथ होगा. फिर आगे जाके कभी कभी L1 आएगा. इसका मतलब हमने गिवन जो भी क्वांटिटी होगी उसमें लेंथ को एक बार यूज किया है. कहीं पे जाके अगर L2 दिख गया, इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे लेंथ का यूज 2 बार हुआ है. वहां पे अगर L4 दिख गया, इसका मतलब लेंथ 4 टाइम्स यूज हो रही है. वहां पे अगर L-1 दिख गया, इसका मतलब लेंथ एक बार यूज हो रही थी लेकिन वो डिनोमिनेटर में थी. इसलिए न्यूमरेटर में आते टाइम प्लस बिकम्स माइनस. क्लियर है? तो ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन. तो लेंथ के लिए नोटेशन होगा L, मास के लिए, टाइम के लिए, टेम्परेचर के लिए, कधी कधी याला थीटा पण दिलेलं असतं. ठीक है, दोनों भी चलते हैं. इलेक्ट्रिक करंट के लिए I या A, I और A. देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया है, इसको तो होते नहीं डायमेंशन, लेकिन मोल ऐसे वो दे सकते हैं. ठीक है, अगेन ल्यूमिनस इंटेंसिटी का भी कोई फॉर्मूले में यूज नहीं होता है, इसलिए वो डायमेंशंस में कभी आएगा नहीं. ठीक है, अगर दिया है ऑप्शन में तो उसको डायरेक्ट CD लिख सकते हो, लेकिन होगा नहीं वैसे. तो हम फोकस करते टाइम डायमेंशंस की बात चलेगी तो ये 5 क्वांटिटी के ऊपर ही करने वाले. ठीक है, तो लेंथ का नोटेशन मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर के, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ, मास. सांगा तुमच्यासाठी मला येतं हे. ठीक आहे, लेंथ, मास, टाइम, सगळे MM नका म्हणू. लेंथ L, मास M, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो डायमेंशंस में जब भी हम कोई भी बात करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन, किसी भी डायमेंशंस को पढ़ेंगे, इनको छोड़ के कुछ नहीं होगा. कड़ा लो. तो ये हो गए डायमेंशंस. अभी यहाँ पे और एक एडिशनल पॉइंट है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि NCERT ने प्रिंट करके स्टार मार्क करके लिख के दिया है कि दिस नंबर्स विल नॉट बी आस्क्ड इन एनी एग्जाम्स. कौन से नंबर? कि ये 1 मीटर जो है, ये 1 मीटर हम एक्चुअल में मेजर करते हैं और उसके लिए एक फॉर्मूला हमने बनाया है. लिहून घेऊ नका, मी 2 मिनिटात सांगतो, सोडून द्या. ठीक है, कैसे बनाया 1 मीटर? तो 1 मीटर मतलब होता है इट्स अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट. लाइट मालूम है? तो लाइट ने वैक्यूम में या फिर एयर में डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है ड्यूरिंग इतने सेकंड, 1/299792/458, इतने टाइम में लाइट वैक्यूम में या फिर एयर में जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको 1 मीटर बोला जाता है. क्लियर है? तो होता क्या है, हर साल पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें पूरे जो कंट्री के साइंटिफिक कमेटी के, वेट एंड मेजर कमेटी के मेंबर्स होते हैं, उनको बुलाया जाता है और उनको 1 मीटर लेंथ कितनी है हर साल उसका कैलिब्रेट करके 1 मीटर लेंथ उनको प्रोवाइड करते हैं. फिर वो अपने मतलब कंट्री में आके गवर्नमेंट को देते हैं. फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट तहसील आणि तहसील में जो है कॅलिब्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, ज्यांच्या घरी किराणा दुकान किंवा कपड्याचं दुकान असेल त्यांना माहित असेल, जो वेइंग स्केल है या फिर जो मीटर मेजरिंग स्केल होती है मीटर की, उसको हर साल कैलिब्रेट करना पड़ता है. अगर कैलिब्रेट नहीं किया तो तुम्हाला फाईन लागतो. कळालं ना? तसं ब्राईब वगैरे घेऊन सोडून देत असतील, बट लिगली तुमचं दुकान सील होतं. ये काय कॅलिब्रेशन म्हणजे तुझ्या दुकानात जी 1 मीटरची स्केल आहे आणि जी पॅरिसमध्ये 1 मीटरची आहे, दोघांची लेंथ खरंच इक्वल आहे की नाही? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम फॉलो होनी चाहिए, इसके लिए वो अरेंजमेंट होती है एंड ये हर साल होता है. ठीक है, एंड हर साल वो मेजर करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. उसी तरह से मास का यूनिट है kg. अब ये kg कैसे बनता है, उसके लिए एक प्लैटिनम इरिडियम का सिलेंडर प्लेस किया है वहीं पे पेरिस में. एक सिलेंडर है प्लैटिनम इरिडियम का एंड उसका जो मास है उसको 1 kg बोल दिया गया है. तो हर साल क्या करते हैं, उसकी इतना मास लेके आते हैं, पर सेम प्रोसेस रिपीट होती है. ठीक है, नेक्स्ट
टाइम, अब टाइम मतलब वॉच मॅन्युफॅक्चर करनी आहे तो 1 सेकंड कहाँ से शुरू करें, तुझ्या घड्याळात किती वाजले मग त्याच्या अकॉर्डिंग सुरू केलं असं नहीं चालत, ठीक है। NPL है, नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी दिल्ली में, उनके पास जाना पड़ता है, वो हमें 1 सेकंड सेट करके देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग गियर मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। 60 सेकंड हो गए, 1 मिनट, 60 मिनट हो गए, 12 आवर हो गए, एक चक्कर कंप्लीट है कि नहीं, एंड 24 आवर हो गए, 1 डे कंप्लीट, ऐसे होता है। तो वो 1 सेकंड मतलब क्या होता है, सीजियम 133, ये एक एलिमेंट का आइसोटोप है, ये टू हाइपर फाइन स्टेट में वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है, एनर्जी गेन करता है, एक्साइट होता है, असल में केमिस्ट्री थे, फिर एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट में आता है, परत एनर्जी गेन करता है, एक्साइट होता है, परत एनर्जी छोड़ता है, ग्राउंड स्टेट पे आता है, ऐसी उड़िया मारता है वो, और उसकी उड़िया हम काउंट करते हैं कितनी, 9192631770, कळतंय का, मोबाइल नंबर नहीं, हाँ ये वाइब्रेशन से सीजियम के इतने वाइब्रेशंस कंप्लीट होने के बाद 1 सेकंड बनता है, हे ठरलंय, याच्यामध्ये फरक पडत नाही। त्यामुळं इथं वाजणारे 30 मिनिट आणि अजून कुठे गेले तिकडचे 30 मिनिट, सकाळी बघितलं ना पवन किती वाजता भेटणार आणि ह्यो किती वाजता भेटणार, दोघांचा टाइम सेम असेल, उसका रीजन ये है, ये फॉर्म्युला पहले से डिसाइडेड है। तुम्हाला ये नंबर पाठ नहीं करायचे, सोडून द्या, एनसीईआरटीने सांगितलंय ॲज युअर स्टुडंट ऑफ सायन्स यू मस्ट नो एनिथिंग, यू मस्ट नो एव्हरीथिंग, कळालं ना, त्यामुळे ही इन्फॉर्मेशन घ्या, बट लगेच रट्टा मारू नका, शिकाऱ्याला की उडून जायचं, हे काही एग्जाम मध्ये येणार नाहीये, हे एनसीईआरटी छापून सांगते तुम्हाला, ठीक है। उसके बाद में टेम्परेचर आता है, केल्विन, 1 केल्विन मतलब क्या होता है, 1 केल्विन मतलब होता है 273.16, किसका, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर म्हणजे एकदम भारी बर्फ ठेवला है, वर वाफा निघता है, खाली पानी जाता है, मध्ये बर्फ है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, उस टेम्परेचर को बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। उस टेम्परेचर को 273 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको 1 केल्विन बोला जाता है। उसी तरह से 1 एम्पेयर का भी फॉर्मूला है। अब 1 एम्पेयर का क्या फॉर्मूला है समझणार नहीं तुम्हाला, सांगतो फक्त लक्षात घ्या। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम पढ़ने वाले हैं। 2 कंडक्टर होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये फोर्स कैलकुलेट करते हैं, एंड ये फोर्स जब 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर इतना बनता है, अगर इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन 1 मीटर है तो हम कंसीडर करते हैं कि दोनों में से फ्लो होने वाला करंट कितना है, 1 एम्पियर है। याला अजिबात डोक्यात घेऊ नका, कसं काय आलं एवढं 2 × कुठून हे सगळे येणार आहे, ठीक है ना, आता नहीं करणार फक्त ये हम सिलेबस में पढ़ने वाले हैं पॉइंट, एंड ये नंबर आशे बघायचे सोडून द्यायचे, ठीक है। उसी तरह से सिमिलर कंसेप्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है, लेकिन रिलेटेड कोई डिस्कशन हमें नहीं करना है तो उनको स्किप कर दो। तो अभी के डिस्कशन से बस आपको इतना याद रखना है कि देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, सॉरी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ओनली, उनके यूनिट्स होते हैं, लेंथ का यूनिट मीटर, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वेरी गुड, ठीक है। ये हो गए फंडामेंटल यूनिट। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, लेंथ का, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ए और आई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये क्या रिप्रेजेंटेशन है कहते हैं, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड है तो वही होगा MOL या फिर CD, क्लियर। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद में आता है डिराइव्ड क्वांटिटी का स्टडी करते हैं अपन, लिंक लगते हैं ना, फिजिक्स है, नेचर है, डिफरेंट क्वांटिटीज है, ये फंडामेंटल है, बेसिक है, इनके ऊपर पूरा का पूरा पार्ट डिपेंडेंट रहने वाला है, और जो डिपेंडेंट है उनको अपन डिराइव्ड बोलते हैं। राइट डाउन डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब जो हमने डिराइव की है, क्यों डिराइव की, कब डिराइव की, ॲज पर रिक्वायरमेंट, जिथं जशी गरज पडली तिथं। हां, मनमतनी ग्रुपवर टाकलेलं आहे इथं चॅटमध्ये, हो सर येता बघायला। मनमत माहिती आहे ना सगळ्यांना, नसेल माहिती तर उद्या भेटून घ्या मनमतला, आपल्या क्लासचा सगळ्यात होणार स्टुडंट आहे, इम्पॉर्टंट स्टुडंट आहे मनमत विभूते म्हणून, ठीक आहे ना। त्याच्या घरी काहीतरी बिझनेस आहे, तर त्यांनी सांगितलं दरवर्षी बघायला येता म्हणून त्यांनाही घेऊन ये बेटा एखादी वेळेस चलो क्या लिखा, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब जो हमने डिराइव की है, ठीक है, सो राइट डाउन, हाँ फ्रॉम फंडामेंटल, मला वाटलं अजून कुठून करताय काय, ठीक है। राइट डाउन डिराइव्ड क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स अपॉन, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स अपॉन, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स अपॉन 2 or more fundamental quantities, the physical quantities which depends upon 2 or more fundamental quantities,
ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज वो 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको डिराइव्ड क्वांटिटी बोला जाता है। मतलब हम डिराइव कर रहे हैं मतलब बना रहे, कहां से? फंडामेंटल क्वांटिटी से। और ये डिराइव्ड क्वांटिटी कितनी होती है? नंबर ऑफ, जेव्हा लागेल जितक्या लागेल आपण बनवू शकतो, ठीक है। तो अभी जो है हम डिराइव्ड क्वांटिटी के डिस्कशन के साथ साइमल्टेनियसली डायमेंशंस का भी डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल शुरू करते हैं डिस्कशन विद एरिया। फॉर एग्जांपल हमें ये बोर्ड परचेस करना था, तो बोर्ड परचेस करते टाइम जब हम मतलब दुकान में जाते हैं, उनको अगर बोला की 8 मीटर का बोर्ड दो, ते 8 मीटरची पट्टी देऊन चालेल का? ते काय म्हणाल, हे एडं बिडं कुठून आलं म्हणाल, है की नाही? ते काय विचारेल, सर 8 मीटर लेंथ झाली, हाइट किती पाहिजे, बरोबर है कि नहीं? फिर उसको बोलना पड़ेगा कि 4 फीट हाइट भी दे दो, 8 बाय 4 का बोर्ड चाहिए, ऐसे जनरली बोलते हैं। मतलब हमने क्या बोला, 8 फीट विड्थ एंड 4 फीट, मतलब क्या किया हमने, हाइट बोला एंड विड्थ बोला। हाइट मतलब कौन है, मास है क्या? लेंथ है। विड्थ मतलब कौन है, लेंथ ही है। मतलब हर बार जब भी अपन एरिया कैलकुलेट करेंगे, हम लेंथ इस फंडामेंटल क्वांटिटी को 2 बार यूज करेंगे। बोर्ड का हो गया, जैसे घर के लिए डोर बनाना है, कार्पेंटर का गेलो 2 मीटरचा डोर बनवून द्या, काढून देईल तो आपण गेलो तसं, है की नाही? 2 मीटरचा डोर कसा बनवणार, तो काय सांगेल, 2 मीटर वहां पे हाइट होगी, विड्थ कितनी है उसको बोलना पड़ेगा कि 1/2 का डोर चाहिए, 1/2.5 का डोर चाहिए। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, उसको डोर का एरिया बोल रहे हैं। या फिर सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है, क्या है फॉर्मूला, 2πr। व्हेरी गुड, बरोबर कोरोना काळातले स्टुडंट शोधता तुम्ही। सर्कल का एरिया 2πr, अरे काय येड्याचा बाजार आहे हा। पायर स्क्वेयर, पाई कांस्टेंट है, आर मतलब रेडियस है, रेडियस मतलब लेंथ है, स्क्वेयर मतलब 2 बार यूज किया। देन सर्कल का एरिया, अरे ते सांगितलं ना आता, पायर स्क्वेअर झाले कन्फ्यूज लगेच, ठीक है। देन स्क्वेअर का एरिया, स्क्वेअरला कुठे एरिया असतो का? स्क्वेअर म्हणजे ज्योमेट्रिकल शेप स्क्वेअर, उसका एरिया एल स्क्वेयर। रेक्टेंगल का एरिया, कोई भी एरिया का फॉर्मूला लो, हर बार हम क्या कर रहे हैं, वहां पे लेंथ को डबल यूज करें, टू टाइम्स यूज कर रहे हैं। यानी एरिया जब भी अपन डिराइव करेंगे तो उसका फॉर्मूला रहेगा लेंथ इनटू लेंथ। तो ये एरिया क्या बन गई, डिराइव्ड क्वांटिटी। क्यों ऐसे? क्योंकि ये लेंथ के ऊपर 2 बार डिपेंड कर रही है, समझ में आ रहा है। और इसको अपन जब डायमेंशंस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखो, बोलो, लेंथ 2 बार है, स्क्वायर नका म्हणू, लेंथ 2 बार है तो L2, क्या हो गया एरिया के डायमेंशंस, L2। अब उसके बाद में हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्फीयर की वॉल्यूम चाहिए। स्फीयर मालूम है, उसकी वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर का क्यूब। अब 4/3 फिर से कांस्टेंट है, आर मतलब रेडियस, उसका क्यूब ले रहे, मतलब लेंथ को हम 3 टाइम्स ले रहे, समझ में आ रहा है। या फिर आपको क्यूब का एरिया चाहिए, तो क्या होता है क्यूब का एरिया, एल क्यूब होता है, क्यूब वर्ड है तो एल इंटू बी इंटू एच होता है, समझ में आ रहा है ना। मतलब किसी भी वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां पे हर बार लेंथ कितनी बार यूज करनी पड़ती है, 3 टाइम्स। तो वॉल्यूम के लिए डायमेंशंस बनेंगे लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यानी हमने लेंथ को यूज किया 3 बार, तो वॉल्यूम के लिए डायमेंशंस हो गए L3, ठीक है। उसके बाद में अगर हमें स्पीड चाहिए, ही रोजच लागते आता 2-4 दिवसापासून, या फिर वेलोसिटी चाहिए, तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम है, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। लेकिन डिस्टेंस का मतलब भी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी लेंथ ही है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि ये बनेगा लेंथ अपॉन टाइम। वेरी गुड, मतलब हमने यहाँ पे लेंथ को कितनी बार यूज किया है, 1 बार, तो ये बनेगा L1। साथ में हमने टाइम को भी यूज किया है, कितने बार, तो ये कहां पे होगा, डिनोमिनेटर में। जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा, प्लस विल बिकम माइनस, यानी ये बनेगा L1t-1। ये हो गया स्पीड या फिर वेलोसिटी के डायमेंशन। उसके बाद में एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन मतलब क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम असं होतं, बरोबर। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब कौन होता है, वेलोसिटी होती है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी आती है। तो वेलोसिटी में हमने देखा था क्या होता है, एक बार लेंथ होती है, एक बार टाइम होता है। लेकिन एक्सेलरेशन में इन एडिशन और एक टाइम आ रहा है, कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। तो जब इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब डायमेंशन चाहिए, तो न्यूमरेटर में लेंथ है, एक बार आ रही है, तो ये बनेगा L1।
डिनोमिनेटर में यहाँ पे टाइम है, ये बनेगा T1, यहाँ पे टाइम है, ये बनेगा T1, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर की एडिशन होगी, जसं 10 च्या पावरची एडिशन करतो सेम वे, तो T रेस टू बनेगा तो ये बनेगा L1 अपॉन T2, फिर से डिनोमिनेटर में +2 है, ऊपर आके तो ये हो गया L1 T माइनस 2, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस हो गए L1 T माइनस 2। अब एक्सेलरेशन के ऊपर से नेक्स्ट फॉर्मूला आता है दैट इज फोर्स। अब फोर्स का एकदम बेसिक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन को हमने अभी देखा, एक्सेलरेशन में क्या आता है, लेंथ एक बार आती है, डिनोमिनेटर में टाइम 2 बार आता है, इसका मतलब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा मास है तो m1, लेंथ है तो L1, डिनोमिनेटर में टाइम 2 बार है, फिर से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ये बनेगा L1 m1 t माइनस 2, ये बन गए डायमेंशंस फॉर। उसी तरह से काइनेमेटिक्स में फोर्स के बाद में आता है वर्क, और वर्क के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स में हमने देखा था कि रिक्वायर्ड क्या क्या है, एक बार मास है, एक बार लेंथ है, डिनोमिनेटर में 2 बार टाइम है, हे वर घेतलं होतं तेच लिहिलं, इनटू कोण है डिस्प्लेसमेंट। अब बोलो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, लेंथ होता है ना, मास थोड़ी होगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा L1, तो अभी L बेस से में पावर को ऐड करेंगे तो बनेगा L2 m1, डिनोमिनेटर में +2 है, ऊपर आके -2 होगा, ये बन गया L2 m1 t माइनस 2, ये हो गया डायमेंशंस फॉर वर्क। क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 लिख लिया सब लोगों ने। अब वर्क के बाद में मैकेनिक्स में जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज पावर। क्या होता है पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क में हम अभी देख रहे थे कि एक बार मास है, 2 बार लेंथ है, डिनोमिनेटर में 2 बार टाइम है, यहाँ पे इन एडिशन और एक टाइम डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो फिर से यहाँ पे बेस से में तो पावर की एडिशन होगी, तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, ये L2, ये m1, ये बनेगा t रेस टू 3, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो क्या होगा L2 m1 t माइनस 3, ये हो गया डायमेंशंस फॉर पावर। क्लियर है, तो पूरा 11th एनसीईआरटी यानी मैकेनिक्स का पार्ट जो है, जितने भी डायमेंशंस डिराइव होंगे उनको डिराइव करने के लिए ये कितने हो गए थे 6, ये बन गए 7, ये डायमेंशंस हमें रिक्वायर्ड होंगे। एंड 12th एनसीईआरटी के लिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए हमें लगेगा डायमेंशंस फॉर चार्ज। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज बनेगा करंट इनटू टाइम, करंट का मतलब I1, टाइम का मतलब T1, तो चार्ज के डायमेंशंस बनते हैं I1 T1, एंड उसके बाद में हमें रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायमेंशन, जिसके लिए फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अभी वर्क डन के लिए हमने अभी देखे थे क्या थे डायमेंशंस, L2 m1 चार्ज के लिए, अब ये L2 एज इट इज, m1 एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा देखो, ये t+1 है, ऊपर आके -1 होगा, तो -2 -1, तो t बनेगा -3, I बनेगा -1, कितने हो गए डायमेंशंस 9। तो कंडीशन ये होती है कि ये 9 डायमेंशन जो है आपको किसी भी हालत में लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद जब भी अपन डायमेंशन डिराइव करेंगे इनका यूज करके करेंगे। जैसे प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स एंड एरिया के डायमेंशंस मालूम है, पुट कर दिए 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। स्ट्रेस है, स्ट्रेस का फॉर्मूला फिर से वही फोर्स अपॉन एरिया। देन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पोटेंशियल अपॉन करंट है। मतलब हर बार किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन हम डिराइव करेंगे, ये 9 क्वांटिटी के डायमेंशन के ऊपर से आने वाले, ठीक है। चलो बोलो फिर एरिया के डायमेंशंस, L2 वॉल्यूम, L3 स्पीड, L1 t माइनस 1 वेलोसिटी, L1 t माइनस 1 एक्सेलरेशन, L1 t माइनस 2 फोर्स, L1 m1 t माइनस 2 वर्क, L2 m1 t माइनस 2 पावर, L2 m1 t माइनस 3 पावर, L2 m1 t माइनस 3 पावर, L2 m1 t माइनस 3 पावर। देन चार्ज, पोटेंशियल,
नोटबुक बंद करा आता, बघू नका. सपना, पायल, कळालं? लर्न झाले का? नक्की झालेच पाहिजे. आज नाही झाले 100 वेळा लिहून काढा, मला माहीत नाही, बट हे जर लर्न नाही झाले उद्यापासून डायमेन्शनचा कारभार काहीच कळणार नाही. कळालं ना? ज्यांना वाटतंय की आपल्याला आलं पाहिजे हे करा ॲटलिस्ट, आणि जर हे आलं तर उद्या सगळं कळेल. आणि हे जर नाही लर्न झालं, जर नोटबुकमध्ये बघून ॲन्सर सांगायला लागले तर लक्षात घ्या तुमची गाडी वेगळ्या स्टेशनवर वेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर जाणार आहे. त्यामुळे आजची रात्र आहे तुमच्याकडं. खूप अवघड आहे का बरं हे? ते बायोमध्ये सगळ्या रट्टा मारून पाठ असतं, मायटोकॉन्ड्रिया, पिटोकॉन्ड्रिया, सिटोकॉन्ड्रिया, काय काय असतं ते, ठीक आहे. आणि इथं एवढं सोपं सोपं असून ते होत नाही. चलो फिर से, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, L1t-1, एक्सेलरेशन, L1t-2, स्पीड, L1t-1, फोर्स, M1 L1t-2, वर्क, L2 M1t-2, व्हेरी गुड. एनर्जी सांगितलीच नाही, एनर्जी कळालं ना? ठीक आहे, एनर्जी राहू द्या, नंतर घेऊ, सेम आहे डायमेन्शन लेकिन नंतर. पॉवर L2 M1t-3, चार्ज, 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 व्हेरी गुड. पोटेन्शियल L2 M1t-I-1, हे केले ते डिराईव्ह मी पोटेन्शियलचे, नाही केले ना? हां आहे. L2 M1t-3 I-1, मला वाटलं राहिले मी विचारतोय तुम्हाला. चलो क्लियर है, फिर हो जाएंगे प्रिपेयर. आजच्यासाठी एवढंच झालं. काय झालं? फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 7. कौन से? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, हो गया. देन उनके फंडामेंटल यूनिट्स, लेंथ का यूनिट मीटर, मास का, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, लेंथ के लिए मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, हमना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, काउंट नहीं किए तो भी चलेगा, ठीक है. देन आती है डिराइव्ड क्वांटिटी. डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब इज कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी, वेरी गुड, ठीक है. कितनी है? नंबर ऑफ. और डिराइव्ड क्वांटिटी के साथ हमें रिक्वायर्ड है डायमेंशंस, ठीक है. एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, 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 वर्क, पॉवर, अरे काही सांगू नका येड्यावानी. पॉवर L2 M1t-3, चार्ज, पोटेन्शियल, हे बघूनच सांगताय तुम्ही है ना भावड्यांनो. ठीक है, चालेल. आजच्यासाठी एवढंच वर्क है. कल के लेक्चर में जो है रिमेनिंग सारे डायमेंशन हम डिराइव करने वाले हैं, ठीक है. तो बी प्रिपेयर विद दीज 9 डायमेंशंस, एंड बाकी जो भी पढ़ेंगे कल के कल अगर प्रिपेयर किए तो डायमेंशंस आपका 4 दिन में प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है. एकदम सोपा टॉपिक आहे, जर हे लर्न झालं तर. क्लियर आहे? सो रिमेनिंग पार्ट, अरे बडबड, रिमेनिंग पार्ट रिलेटेड टू डायमेंशंस विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर. थँक्यू. आणि